तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी सब्सक्राइबर की स्टोरी जल्द ही आपके पास पहुंचेंगी। बस इसी एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। जितनी भी स्टोरी पेंडिंग है वो इसी हफ्ते में सारी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मैं सुनील रावत एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाला कर्मचारी हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। दोस्तों ये बात साल 2009 की है, जब मैं सोनीपत के एक नागरिक अस्पताल में काम कर रहा था। मैं रोज की तरह उस दिन भी अपना काम ही कर रहा था। मेरी ड्यूटी वहां के ऑपरेशन थिएटर में लगी थी। तो ठीक वो दिन मुझे आज भी बड़े ही अच्छे से याद है जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और ठीक मेरे साथ कोई काम करने वाला नहीं था। वो पूरी की पूरी रात मुझे अकेले ही निकालनी थी। वैसे मुझे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि मैंने पहले भी नाइट शिफ्ट लगा रखी थी, पर जब वो हादसा मेरे साथ हुआ तो आज भी मुझे उस दिन और डर का एहसास वो सब कुछ याद दिला देता है। मैं ठीक उस दिन भी अपनी ड्यूटी करने गया था और वैसे ही कर रहा था जैसे हर दिन क्या करता हूँ। काम करते करते रात का पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो चुकी थी और मेरी आंखों में थोड़ी बहुत नींद भी थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैं लेटा हुआ था, मेरी बस आंख लगने ही वाली थी कि तभी मुझे किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत यहीं कहीं आसपास है। मैं अपने कमरे से निकलकर गैलरी की तरफ जाने लगा। जब मैं गैलरी में जाकर वहां खड़ा हुआ तो वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरा शरीर वो सब देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। मैंने वहां एक औरत को देखा। वो औरत खून में लथपथ हो रखी थी और उसके दोनों पैर कटे हुए थे। वो ठीक अपने पैरों को घसीटते हुए मेरे कमरे की तरफ आ रही थी और मुझे देख देख कर हंस भी रही थी। ये सब कुछ देखकर मेरे पसीने नहीं रुक रहे थे। मैं जैसे ही वहां से भागने लगा तो अचानक से वहां की लाइट चली गई और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छा रखा था। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों यकीन मानिए मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करी और मैं ऑपरेशन थिएटर से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगा। जब मैं नीचे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो मैं वहां की लाइट देखकर भी चौंक गया था क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के आसपास लाइट बिल्कुल नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ मुझे इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाला एक मित्र मिल गया। मैं तुरंत उसके पास गया और जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो मुझसे कहने लगा कि आप अभी नए नए आए हो और आपकी अभी हाल ही में जॉब लगी है, इसीलिए आपको डर लग रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइट अपने आप चली गई होगी। आप ज्यादा चिंता ना करें और थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लें। दोस्तों उसकी ये बात सुनने के बाद मुझे थोड़ी राहत तो थी, पर मुझे अभी भी लगता है कि वो औरत सच में मैंने देखी थी। और आप माने या ना माने, लेकिन वो सारी चीजें एकदम सच है। तो दोस्तों ये थी सुनील रावत की कहानी। इन्होंने जिस प्रकार से अपनी कहानी को बयां किया है उससे कुछ कुछ तो समझ आता है क्योंकि अस्पताल में कई मौतें होती हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि हर किसी की मौत का अपना एक कारण होता है। हालांकि आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम स्वदेश कुमार है। मैं झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला हूं और ठीक आज मैं आपको मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं एक किसान परिवार का सदस्य हूं जो बस अपनी फसलों को अच्छी तरह से उगाने और अपने परिवार के पेट भरने का काम करता है। वैसे ये बात लगभग 1 साल पहले की है जब अगस्त का महीना चल रहा था। इस समय सारे किसान अपनी धान की रोपाई ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। हम सब बस इसी आशा में बैठे रहते कि कब भगवान हम सब पर कृपा बरसाएंगे और कब हमारे खेतों की रोपाई होगी। सबके पास आस लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
लेकिन एक दिन जब हम सब लोग खा पी के सो गए थे तो अचानक से रात के 1:30 बजे बारिश शुरू हो गई, जो कि बहुत तेज हो रही थी। ये देखकर मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं खेतों में पानी उतारने जा रहा हूं। इतना कहकर मैंने तुरंत अपनी साइकिल निकाली और चल पड़ा खेतों की तरफ। जो रास्ता हमारे खेतों की तरफ जाता है, उस रास्ते पर एक शमशान घाट पड़ता है। मुझे उस समय डर लग रहा था, पर जैसे तैसे मैंने उसे पार करा। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने अपने खेतों के लिए अच्छे से पानी भरा और सारा काम खत्म करके मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैं आज भी सोचता हूं कि काश अगर मैं वहां नहीं गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं खेतों से कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी मेरे कानों में एक औरत की रोने की आवाज आई। उसकी रोने की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। तो मैंने ठीक साइकिल साइड में लगाई और उतरकर उस औरत के पास गया और मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हो और ऐसा क्या हुआ जो आप रो रहे हो। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उससे लगातार पूछने लगा, लेकिन उसने कुछ बोला पर मैंने ठीक से नहीं सुना। तो मैं उसके थोड़ा और करीब गया और मैंने बोला कि कौन हो। तो उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर भी उल्टे थे। उसे देखकर मैं हड़बड़ा गया और भागने लगा। इसी जल्दबाजी में मैं अपनी साइकिल के ऊपर गिर गया, लेकिन मैं जल्दी से उठा और बहुत तेजी से भागने लगा। उस वक्त मेरी डर के मारे बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मैं चिल्लाते चिल्लाते भाग रहा था। कुछ आगे पहुंचते ही मुझे एक अंकल दिखाई दिए और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरी हालत देखकर वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे हो। मैंने डरते डरते सारी बात अंकल को बता दी। अंकल ने मेरी बात सुनकर कहा कि चलो देखते हैं इतनी रात को कौन है जो ऐसे परेशान कर रहा है। अंकल साथ थे तो मैं डरा नहीं। वहां जाकर हमने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस औरत को यहां पर देखा था, लेकिन अब वो एकदम से वहां से गायब थी। लेकिन मैंने वहां ज्यादा समय ये सब सोचने में नहीं लगाया। मैंने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और उन अंकल को बैठाकर उनके साथ चल दिया। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो जाहिर सी बात है मैंने सारी बात अपने पिताजी को बताई। लेकिन पिताजी ने मेरी बात सुनकर, उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी रात में अकेले खेतों में नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे बताया कि जो औरत तुमने देखी वो औरत एक चुड़ैल है और वो तुम्हें ही नहीं बल्कि सबको ही डराती है। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, आज भी मुझे जब ये हादसा याद आता है तो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी स्वदेश कुमार की कहानी। दोस्तों, गांव में अक्सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि गांव के किस्से बड़े ही खतरनाक होते हैं। अगर आपने भी गांव में ऐसी चुड़ैलों को देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रहता हूं और ठीक आज की कहानी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी है। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, मैं ये सारी बातें सोचकर आज भी बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। वैसे ये बात 2 साल पहले की है। हमारे घर के कुछ ही दूरी पर एक शमशान घाट है, जहां पर अघोरी बाबा और गोरखनाथी बाबा आते रहते थे। तो एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि ये सारे बाबा वहां जाकर आखिर करते क्या है। तो बस उन्हें देखने के लिए मैंने और मेरे दोस्त, जिसका नाम आकाश है, हमने प्लान बनाया कि अब हम दोनों वहां जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार वहां होता क्या है। हम दोनों ने घर में बर्थडे पार्टी का बहाना मारा और अपने अपने घरों से निकल गए शमशान घाट की ओर। वैसे मैं अभी भी सोचता हूं कि अगर मैं वहां नहीं गया होता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, हम लोग शमशान घाट पहुंच चुके थे। वहां हम एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमें कोई देख ना ले। तो ठीक वहीं से हम गोरखनाथ की पूजा देख रहे थे। रात के करीबन 3:30 बज रहे थे और जब अघोरी बाबा वहां से चले गए तो मैं उस पूजा वाली जगह पर गया जहां पर वो बाबा पूजा कर रहे थे। और ठीक जब मैं उस पूजा वाली जगह पर पहुंचा तो यकीन कीजिएगा, वहां पर बहुत सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी। वहां पे एक इंसान की खोपड़ी थी और उसके ऊपर
एक शराब की बोतल रखी थी। दोस्तों, मैं आज भी अपने आप को बड़ा कोसता हूं कि मैंने ऐसा किया ही क्यों। मैंने उस शराब की बोतल को उठाया और वहां से भागकर अपने दोस्त के पास गया। हम दोनों उस शराब की बोतल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। मैं और मेरा दोस्त उस जगह से निकलकर एक पोल के नीचे जाकर बैठ गए और धीरे धीरे उस शराब को पीने लगे। हम दोनों शराब पीते पीते ऐसे ही आपस में बातें कर ही रहे थे कि वैसे ही वो अघोरी बाबा भी वहां पर आ गए। उस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में आए थे और वो हमें घूर के देखने लगे। मैं और मेरा दोस्त उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद हम दोनों वहां से उठकर चुपचाप अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, हमें कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। एक दिन मैं रात को अपनी छत से टी शर्ट लाने को गया था, तो मैं ठीक सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था तो मुझे सीढ़ियों पे एक लंबी औरत जिसने बुर्का पहना था वो दिखाई दी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। जब मैंने अपनी पलकें झपकाई तो वो औरत एकदम से गायब हो चुकी थी। इसीलिए मैं डर के मारे एकदम से नीचे की तरफ वापस भाग गया। दोस्तों, इसके ठीक कुछ दिन बाद मेरे साथ रात में एक हादसा हुआ। वैसे मैं रात को अपना डिनर करके सो गया था, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं अपनी मच्छरदानी से निकलकर मेन गेट पर जाकर गेट को जोर जोर से बजाने लगा। गेट की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए और मुझे नींद से उठाने लगे। लेकिन जब मैं होश में आया तो सबने मुझे बताया कि तू नींद में चल रहा था, और यही नहीं, तू गेट पर भी बहुत जोर जोर से मार रहा था। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं बड़ा हैरान था, या मैं यूं कहूं, क्या ये सब इत्तेफाक था या नहीं, या फिर ये करके किया गया था। दोस्तों, जो भी था बहुत ज्यादा डरावना था। अगर कोई कमजोर दिल का हो तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन मैंने और मेरे दोस्त आकाश ने किसी और के गांव में जाकर दारू पीने का प्लान बनाया। मेरा एक और दोस्त था जो हमारे साथ गया था। हम लोग ठीक उसी के गांव में गए थे। उस बंदे का नाम धर्मेंद्र था। हम तीनों ने उनके गांव जाने का प्लान बनाया था और ठीक हम लोग जाने के लिए दोपहर में ही निकल गए। हम लोग करीब 1 घंटे में ही वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमारा जो प्लान था उसी मुताबिक हमने वहां पर अपना काम किया। लेकिन बातों ही बातों में रात भी बहुत हो गई थी, तो धर्मेंद्र ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें चौक तक छोड़ देता हूं। तो हम तीनों बाइक से निकल गए। हम लोग चौक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी को किसी ने धक्का दिया हो, क्योंकि हम तीनों एकदम से नीचे गिर गए थे और ठीक वहीं पास में बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी। वो तो शुक्र था माता रानी का कि उस वक्त उन्होंने मुझे अक्ल दी थी। उस समय मुझे गाड़ी में बैठने से पहले ठीक ऐसा महसूस हुआ कि मुझे हेलमेट पहन लेना चाहिए। इसी कारण से मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई। पर जब मैंने उठकर अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उन्हें काफी चोट आई हुई थी। यही नहीं, एक तो बेहोश भी हो चुका था और दूसरा खेतों में जा गिरा था। लेकिन मेरी कमर की मानो एकदम से नस सी चढ़ चुकी थी, इसीलिए मैं किसी की मदद नहीं कर पाया। पर हमारी मदद के लिए वहां कुछ लोग आ पहुंचे। उन सब ने मिलकर हमें धर्मेंद्र के घर पहुंचने में मदद करी, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम वापस जा सकें। तो हमने ठीक डिसाइड भी किया था कि आज हम वहीं रुकेंगे। घर पहुंचने के बाद हमने दवा लगाई और आराम से लेटे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। यकीन मानिए, अचानक से आकाश अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वो अपना सिर दीवार में मारने लग गया था और अजीब सी आवाज में बोलने लगा कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। लेकिन ठीक धर्मेंद्र ने जल्दी से बाहर जाकर सबको बुला लाया। सब आकाश को जोर से पकड़ने लगे और किसी तरह उसे बाहर लेकर आए। उस वक्त ठीक सबने आकाश को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो छटपटा भी रहा था और एक अजीब सा गुस्सा उसके दिमाग पर हावी था। उस वक्त उसके सर से खून भी निकल रहा था। तो आकाश की ऐसी हालत देखते हुए कोई गांव वाला बोला कि जाओ, कोई जाकर जल्दी से नंदनाथ बाबा को बुलाओ। दोस्तों, इसके बाद जब बाबा आए तो उन्होंने आकाश के बालों को कसकर पकड़ा और बोला कि जा यहां से। मगर वो जाने के बजाय ये बोलने लगी कि मैं इन दोनों को मारकर ही जाऊंगी। काफी ज्यादा बोलने के बाद भी जब उसके अंदर का शैतान नहीं माना तो बाबा ने उसके सर पर शमशान की राख डाल दी
यकीन कीजिएगा, सच कहूं तो राख के डालते ही आकाश बेहोश हो गया। इसके बाद हमने आकाश के सर पर पट्टी बांधी और उसे सुला दिया। थोड़ी देर बाद बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की थी। बाबा के इतना कहते ही मुझे वो सारी बात याद आ रही थी, जो भी हमने किया था और जिस वजह से ये शायद हो रहा था। इसीलिए मैंने सारी बातें बाबा को बता दी। तब जाकर कहीं बाबा ने बताया कि तुम उसी बाबा के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, तब जाकर ही वो तुम्हें सही रास्ता बताएंगे। इतना बताने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो आत्मा इसीलिए तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई क्योंकि तुमने महाकालेश्वर महादेव का लॉकेट पहना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद सुबह होते ही मैं और आकाश तुरंत अपने घर की ओर निकल गए और इसके ठीक अगले ही दिन उन बाबा के पास पहुंचकर हमने माफी मांगी। हमने उनके पैर पकड़े, उनसे बहुत ज्यादा विनतियां करी। तब जाकर उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक एक शराब की बोतल और एक बकरी पर अपनी उंगली से थोड़ा खून लगाकर मुझे दे देना, तभी कुछ हो सकता है। हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उन बाबा ने हमें बताया। सच कहूं तो उस दिन के बाद से हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ ऐसा कभी हो भी ना। पर दोस्तों, आप सभी से मैं ये भी कहूंगा कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। यकीन मानिएगा, बहुत कुछ गलत हो जाता है। कोई चीज को बिगड़ने में समय नहीं लगता। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने बुरे काम का बुरा नतीजा। आखिर उनको जरूरत ही क्या थी ये सब करने की। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए कुछ होता नहीं, और अगर किया तो चुकाना भी पड़ेगा। वैसे मैं आयान कुमार की इस कहानी को अपनी तरफ से एक सलाम देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने अंत में जो बात कही कि इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा। दोस्तों, सच कहूं तो वाकई कुछ नहीं रखा। बाकी इनकी कहानी तो अच्छी थी, तो मैं बस आपसे इतना ही चाहूंगा कि एक लाइक तो बनता है। बाकी चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं अनमोल सरस्वत, मैं प्रयागराज शहर के सबसे पुराने और फेमस एरिया लोकनाथ जगह से हूं। यह कहानी बहुत पुरानी है, जब मैं 11वीं कक्षा में था, और ये उन दिनों की बात है जब सारे बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों के मजे ले रहे थे। तो ठीक मैं और मेरे कुछ दोस्त क्रिकेट खेलने जाते थे। हम लोग लाइट लगाकर एक सुनसान रोड पर खेलते थे। हमें खेलते खेलते रात के 1 बज जाता था। तो ठीक एक दिन की बात थी, जब मैं खेलकर वापस घर आ रहा था तो गली में मुझे एक रंगीन कपड़ों में 2 पिलर रोड पर मिले। मैं उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि रातों रात कोई कैसे पिलर लगा सकता है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि एकदम से मुझे गर्म और भारी सांसें लेने की आवाज सुनाई दी, और जब मैंने ऊपर देखा तो करीबन 12 से 15 फीट ऊंचा एक बहुत ही खतरनाक सा आदमी था। मैं उसे देखकर बहुत घबरा चुका था। मैं वहां से काफी तेजी से दौड़ने लगा और मुझे ठीक भारी कदमों की आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। खैर, मैं किसी तरह जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, मेरी सांसें फूल रही थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मेरे घर का गेट खुला था। जब मैंने ये सारी बातें अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक जिन्न था। वो अक्सर लोगों को दिख जाता है और उनसे मिठाई मांगता है। दोस्तों, दूसरा किस्सा भी ठीक अनमोल ने ही भेजा है। आइए सुनते हैं। ये बात तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैं उस समय पीजी में रह रहा था। मेरा कॉलेज नोएडा सेक्टर 12 में था। मैं अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा था। इसी के साथ साथ मैं जिम भी करता था, और मैं और मेरा दोस्त हम सुबह 5 बजे जिम को जाते थे, क्योंकि इसके बाद सुबह ही हमारी क्लास होती थी। उस समय सर्दी का मौसम चल रहा था। सुबह इतनी जल्दी उठ पाना बेहद मुश्किल होता था, पर हमें मैनेज करना पड़ता था। इसीलिए हमें थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती थी। एक दिन की बात है, मैं रात को बहुत थक गया और जल्दी सो गया, और जब एकदम से मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिम जाने का समय हो गया है। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को फोन किया और रेडी होकर उसके फ्लैट की ओर निकल गया। मैंने उसे उसके फ्लैट से पिक किया और हम दोनों जिम के लिए निकल गए। उस वक्त जब हम लोग निकले तो रोज के हिसाब से रास्ते में बहुत सन्नाटा था,
और हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। पूरे रास्ते भर कुत्ते भौंक रहे थे। उस वक्त वो रोड दिखने में बहुत अजीब लग रही थी। दोस्तों, हमारी जिम से पहले पार्किंग के लिए एक पतली सी रोड थी जहां हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी थी। मैं उसी रोड पे चल रहा था। थोड़ी दूर चलकर मैंने देखा कि 5-6 बिल्लियां आपस में लड़ाई कर रही थी। मैंने उनको देखकर हॉर्न मारा ताकि वो सब वहां से हट जाए, लेकिन वो हट नहीं रही थी। तो मैंने जोर से हट बोला और हॉर्न मारता चला गया। अचानक से वो सारी बिल्लियां हमारी तरफ एक साथ देखने लगी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। मैंने हिम्मत करके स्कूटी स्टार्ट की और भगा दी। भगाने से पहले मुझे इतना याद है, उन बिल्ली के दांत एकदम चमक रहे थे और ठीक उस वक्त वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसके बाद जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर वालों ने हमारे घर के पंडित को बताया। तो उन्होंने बताया कि वो प्रेत थी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम लोग वहां से बच निकले। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा किस्सा भी हमें अनमोल जी ने भेजा है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये बात जब की है जब मैं एक छात्र था और जहां मेरा घर था वहां बहुत सारी गलियां भी थी। उन्हीं में से एक गली थी जहां पर किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था, पर मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसके बारे में जरूर बता सकता हूं। एक बार मेरे दोस्त के मामा उसी गली या फिर उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने उनके पीछे से मारा है। और वो जब ये देखने के लिए पीछे मुड़े तो वो चीज एकदम से उड़ गई, या फिर यूं समझी पेड़ के पीछे छुप गई। उन्हें लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वो ये सब ना सोचते हुए अपने घर की ओर चले गए। पर जब वो घर पहुंचे तो उन्हें अपने शरीर में जलन सी होने लगी और जब उन्हें ज्यादा ही परेशानी हुई तो उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और शीशे में देखा तो सच में उनकी पीठ पर एक पंजे का निशान था, पर वो निशान उल्टा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि उनको जिसने भी मारा शायद उल्टा लटक के मारा हो। खैर, पर वो निशान बहुत ही ज्यादा लाल हो रखा था। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसके ठीक 2 दिन बाद ही उन्हें बहुत तेज बुखार भी आ गया। कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। पर इसके बाद जब उनके घर में पूजा हुई तो उनके गले में ताबीज बांध दिया गया, जिससे उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आया और अब वो बिल्कुल ठीक है। पर दोस्तों, वो ऐसी चीजें बहुत लोगों के साथ कर चुकी थी, कभी भी रास्तों के बीच में आ जाती। और मैंने ये भी सुना है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोस्तों, कहते हैं कि वो अभी भी ऐसे ही करती है। बस यही थी मेरी कहानियां। तो दोस्तों, ये थी अनमोल की कहानियां। किस्से भले ही छोटे छोटे थे, पर इनके पास 2-3 किस्से थे, जिससे कि कहानी थोड़ी लंबी हो गई। और अगर आपको इनकी कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे दोस्त छोटू के साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त के साथ अपने घरों के लिए सब्जियां लेने जा रहा था। वो अपने घर के लिए और मैं अपने घर के लिए। उसके पास एक छोटा सा टेम्पू भी था। हालांकि घर से मंडी बहुत दूर थी, इसीलिए हम दोनों वो टेम्पू लेकर चले गए। हम लोगों ने वहां से सब्जियां ली और उस टेम्पू में डाली और अपने घर के लिए निकल पड़े। हमने रास्ते में रुककर खाना पीना खाया और एक जगह फ्रेश होकर हम लोग वहां से निकल गए। हम लोग रास्ते में थे तो छोटू अचानक से टेम्पू चलाते चलाते हिलने लग गया। मैंने छोटू को मना किया कि ऐसा मत कर, कुछ हो जाएगा, पर वो नहीं माना। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर वो बार बार इसी तरह करने लगा। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसने एकदम से ब्रेक मार दी और मेरा सर शीशे में लगने वाला था, पर मैं बच गया। मैंने उसे चिल्लाकर बोला कि तू पागल है क्या? तुझे अकल नहीं जो तू ऐसे चला रहा था? मजाक की भी हद होती है। मैंने मना भी करा, पर तू मानता कहाँ है? दोस्तों, बोलते बोलते मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ। वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल सी हो गई थी। वो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि अचानक इसे हो क्या गया है। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और सीधा मेरा गला पकड़ लिया। मैं थोड़ा छटपटाने लगा और उससे बोलता रहा
मुझे छोड़, ये तू क्या कर रहा है? लेकिन उसने नहीं छोड़ा। मेरी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी तो मैंने उसके पैर में जोर से मार दी, जिससे कि उसने मुझे छोड़ दिया और मैंने तुरंत गाड़ी का गेट खोला और मैं बाहर आ गया। लेकिन वो अब भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसने दरवाजा खोला और वो जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर तो मैं उसे देखता ही रह गया। ये आखिर इसे हो क्या गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। मैंने तुरंत उसके भाई को फोन किया और अपने साथ घटी सारी बात बताई। हालांकि एक बार को तो उसे भी यकीन नहीं आया, तो मैंने उससे कहा कि हम इस जगह पर खड़े हैं, आप तुरंत आ जाओ। इसके बाद मैंने फोन काट दिया और मैं बस छोटू को देखता रहा। वो जंगल की ओर भागा जा रहा था। न जाने वो किससे बातें कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी तरफ जाऊं। वो बस अपनी ही धुन में था, पर वो मुझे अभी भी दिख रहा था। इसके ठीक 15-20 मिनट बाद छोटू का भाई अपने साथ किसी बाबा को लेकर आया था, और हो ना हो उसने बिल्कुल सही करा था, क्योंकि उसके आते ही जब उसने छोटू को नहीं पाया तो मैंने बताया कि वो जंगल की तरफ भाग गया है। हम तीनों जंगल की तरफ गए, पर छोटू वहां नहीं था। हमने उसे जंगल में काफी ढूंढा और एक जगह हमें छोटू दिखाई दिया। वो किसी कुएं के पास बैठा हुआ था। हम तुरंत भागकर उसके पास गए, लेकिन वो हमसे नजरें नहीं मिला रहा था। न जाने उसे क्या हो गया था। वो तो किसी तरह बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और वो अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद हम उसे उठाकर वापस घर ले आए। घर आने के बाद उसकी हरकतें थोड़ी अजीब हो गई थी। मेरा तो डर के मारे बहुत बुरा हाल था। आप तो यकीन भी नहीं करेंगे कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। हालांकि छोटू इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस समय उसकी ताकत मानो जैसे 3 गुनी बढ़ गई हो। पर शुक्र था छोटू हमें ठीक ठाक मिल गया। इसके बाद बाबा जी ने उस पर झाड़ फूक और मंत्र किए। तब जाकर कहीं उन्होंने हमें बताया कि तुम दोनों ने कहीं खाना खा पीकर फ्रेश होने के लिए जहां टॉयलेट किया था, तो छोटू ने गलती से एक प्रेत की जगह पर कर दिया था और वो जगह उसके सोने की थी। दोस्तों, ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सच कहूं तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं अब छोटू को देखना नहीं चाहता था। इसके बाद मैंने चुपचाप बिना छोटू से मिले अपनी सब्जियां उठाई और अपने घर चला गया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, वो पल और ये सब चीजों का होना और इन पर यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। दुख की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी आज भी ऐसी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। मैं मिलता हूं आपको जल्द ही एक और लॉन्ग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।